नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो जनता की आवाज़, आपकी आवाज़ है। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया सर। जी, जन्मदिन आप मनाएंगे वहां और लड्डू हम यहाँ बांटेंगे और खाएंगे, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, साल आपका अच्छा निकले। आपके जन्मदिन पे कुछ खबर आई है, अच्छी है बुरी है, इसका आकलन तो आप ही करेंगे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बुसान में अक्टूबर 30 को जाते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC की मीटिंग में इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग होती है, और फिर वो स्टेट विजिट करते हैं कोरिया की। प्रेसिडेंट ऑफ US और चाइना ने साउथ कोरिया में एक मीटिंग की। वहां पर उन्होंने ट्रेड टेंशन को कम करने के लिए 1 साल का अनुबंध किया, एग्रीमेंट किया। ये WTO के एग्रीमेंट्स के अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि WTO के एग्रीमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं। ये एग्रीमेंट सिर्फ 1 साल का है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ये देखना चाहते हैं कि कौन कितना खरा उतरता है, या कौन पहले आंखें झपकाता है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने नई टर्म्स पे एग्री किया है, जिसमें सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसमें सोरगम है, सोयाबीन है, अमेरिका से चाइना एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, जो पहले उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। और फेंटेनाइल या प्रीकर्सर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के API, उस पर जो प्रतिबंध है वो अमेरिका हटा लेगा। वॉशिंगटन और सियोल ने ये डील भी एक साइन की है साथ में। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें साउथ कोरिया 15% टैरिफ पे ऑपरेट करेगा इन एक्सचेंज फॉर $350 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द US। तो की हाईलाइट जो US चाइना के हैं वो हैं 1 साल का ट्रेड ट्रूस, और रेट्स जो हैं वो फर्स्ट मीटिंग में टाइकीची जब PM अपॉइंट हुई थी जापान की, तो जापान के साथ भी एक अनुबंध जो है अमेरिका ने किया है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, और साउथ कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने का। तो 3 बड़े फैसले, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, इन तीनों फैसलों को अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ जो हुई बायलैटरल टॉक है, जिसमें 10% का कंसेशन चाइना को दिया गया है, 57% से 47% ट्रेड टैरिफ कर दिया गया है। तीनों को आप कैसे देखते हैं, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना? धन्यवाद आदमी जी। देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड मूव था, इसमें कोई ज्यादा दम था नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो सैंक्शंस लगाता था, चाइना ने कभी भी 12-24 घंटे से ज्यादा रिटेलिएट करने में वक्त नहीं लगाया। वो जैसे ही वो बढ़ा रहा था, ये प्रेशर समझ के कि मैंने जितने भी कंट्रीज को टैरिफ लगाया और वो सारे चले आए मेरे पास, और जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि एवरीबडी इज कॉलिंग मी अप एंड टेलिंग दैट व्हाटएवर यू वांट वी विल डू, प्लीज डोंट टैरिफ। तो ये उसका एक मिसनोमर था, उसके दिमाग की एक उपज थी कि भाई हो जाए, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जियो में सिचुएशन सारा बदल चुका है। अब उतना डिपेंडेंस नहीं है। एक बेसिक आप समझ लीजिए कि चाइना का डिपेंडेंस $154 बिलियन का है अमेरिका पे, और अमेरिका का $544 बिलियन का है। तो नुकसान किसका था? वो चाइना तो सरवाइव कर जाता, $150 बिलियन तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तुम कहां से चलोगे, क्योंकि तुम्हारी जहां से प्रेशर आ रहा था, दोज कंपनीज वेर एप्पल, टेस्ला एंड बोइंग, उनकी तो बर्बादी का आलम लिख चुका था। यूरोपियन यूनियन ने इसका मौका उठा के उन्होंने तो टाइप कर लिया, और उनकी तो कारें मारे जर्मनी की बिकने लग गई। तो ये इम्बैलेंस जो हो रहा था, द पीपल दे वर लूजिंग द जॉब्स, लूजिंग द बिजनेस, और वो वहां पे जो एजिटेशन हो रहे, उसी पे से समझ में आ रहा है कि ये एक मिसकैलकुलेटेड स्टेप था ट्रंप का। अब वास्तविकता पे आते हैं, तो हमको उसमें व्हाट वाज आवर रोल टू बी डन, एक चीज समझ लीजिए। आई थिंक इफ समबडी हैज रिपोर्टेड इन पास्ट, आई डोंट नो, 1989 में यूएस ने एक ट्रेड एक्ट बनाया था। ट्रेड एक्ट का बेसिक नियम था कि भाई जो भी कंट्री हमारे से बैलेंस में ट्रेड नहीं करेगी, उसके ऊपर क्या सैंक्शंस लगाने, उसको कैसे टैकल करना है। दैट वाज 1-to-1 केस। अब उसके अंदर इनके पास एक यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेशन का एक फोरम है, जो हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि अगले साल या अगले फ्यूचर में किस कंट्री के साथ क्या कितने टैरिफ लगाना है, क्या करना है। दे यूज्ड टू सबमिट दिस रिपोर्ट। उसके अंदर 1989 से लेके 2025 तक इंडिया का कभी नाम ही नहीं आता था। उसमें एक सेक्शन 301 है, जिसमें ये सैंक्शंस लगाने के लिए उन्होंने रेकमेंड करा था। तो आप ये देखिए कि उसके अंदर जो द लैंग्वेज दैट दे यूज्ड, उन्होंने कंडीशंस क्या लिखी थी, व्हाई दे वांट
इंडिया टू टेक केयर ऑफ, और वो क्यों उसको वो 301 लागू करना चाहते हैं जो ट्रंप ने आके 2025 में करा। वो इश्यूज क्या थे? पायरेसी एंड काउंटरफिटिंग, डिजिटल थेफ्ट, circumvention of technological protections, issue with market access for certain goods like pharmaceutical and ICT products। अब इसमें आप देखिए तो हम लोग टोटली फेल हो गए। एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 2022 का जो रिपोर्ट था कि $10 बिलियन अमेरिकन सिटीजन्स के हमारे यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल कॉल सेंटर्स चलते थे उन्होंने सीनियर सिटीजन के दिए थे। उसके बाद अमेरिका ने तय कि यूएस एम्बेसी में एफबीआई का एक स्पेशल एजेंट डिप्यूट करना पड़ा ताकि वो इंडियन जैसे कॉल सेंटर्स को वो प्रेशराइज करके कंट्रोल कर पाए। हम लोग ने उसमें क्या किया, ये उस पर कोई बात नहीं कर रहे। तो हमारा इश्यू इंटरनेशनल से ज्यादा बायलैटरल ये है कि अमेरिका ने हमको पहले ही फोन किया था कि इसको आप कंट्रोल करो। 20 साल की पेटेंटेड मेडिसिन थी, वो 20 होते ही हम लोगों ने उसको जेनरिक में लेके हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन पेटेंट का कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं था। ये भी इनका एलिगेशन था कि हम लोग तो अमेरिकन पेटेंटेड मेडिसिन भी बना के बेच रहे थे, क्योंकि हमारा फूड एंड ड्रग्स का सिस्टम पे कोई कंट्रोल किसी एजेंसी का है ही नहीं। और बिकॉज ऑफ दैट करप्शन एट द लोकल लेवल, आपका कोई इंस्पेक्टर्स नहीं है। अब वो फूड एंड ड्रग्स वालों से बात करो, ड्रग कंट्रोल वालों से बात करो, तो इनके पास स्टाफ ही नहीं है। 50 फैक्ट्रियों पे आपका एक ऑफिसर है। हाउ विल ही बी एबल टू कंट्रोल दैट ऑल फार्मास्यूटिकल्स जो 10,000 से भी ज्यादा है इंडिया में। तो ये जब सिचुएशंस आती हैं, आपका साइबर क्राइम में आपका कंट्रोल नहीं है, आपका फार्मास्यूटिकल में कंट्रोल नहीं है, आप पेटेंट में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये जो सारी चीजें इकट्ठी हुई थी इसके वजह से हम लोगों को ज्यादा दिक्कत थी। तो अब वहां पे अगर ट्रेड खुल भी जाता है चाइना अमेरिका का, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट लॉस तो इंडिया का ही होगा। अब ये होगा कि फार्मा में जो था, और आप देखिए कि इतना सब होने के बाद भी हम लोगों ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाउ विल बी एबल टू कंट्रोल दैट। उसकी जगह पे वेरी स्मार्टली कोई रिटर्न एग्रीमेंट कल नहीं हुआ है ट्रंप और इसके बीच में। इट वाज जस्ट एन मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग, जिसमें उन्होंने एग्री करा कुछ पॉइंट्स पे। अभी तो वो अप्रैल 2026 में जब ट्रंप जाएगा चाइना, तब जाके कुछ होपफुल है कि ये होगा। तो इसमें आप देखिए ट्रंप ने इमीडिएटली एफएडरिन पे स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम लोग उस पे कंट्रोल करेंगे ना। एफएडरिन बेसिकली इज ए प्रीकर्सर। उसके बाद कहां जाके कौन सा उसमें ड्रग्स बनता है, मेडिसिन बनता है, वो सच है कि भाई हर साल 1 लाख आदमी वहां पे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्रग एडिक्शन। तो वो आपका भी तो जिम्मेदारी है कंट्रोल करने का, आपकी तो एजेंसियां कर नहीं रही है। और इतना फोर्सफुली आपका आईसीएस जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को और सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के घर में से निकालता है, तो वाई आर यू नॉट एबल टू कंट्रोल द ड्रग माफियाज। तो ये इसका डुअल स्टैंडर्ड है। ये 1 साल जो चाइना ने दिया है वो बहुत स्मार्टली दिया है कि उसको भी देखना है कि तुम कितने कमिटेड हो और हम कितने कमिटेड हैं। लेकिन अल्टीमेटली चाइना का पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि अल्टीमेटली अमेरिका विल हैव टू कम इन। अब ये 6 महीने का ब्रीदर ले रहा है। देखिए दोनों में फर्क क्या है कि जब भी हम लोगों पे साइबर क्राइम के एलिगेशंस हो रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने काफी एक आप देखिए स्कैम बाइटर करके यूट्यूब पे एक गवर्नमेंट ने एक हैकर को डिप्लॉय किया, एक पूरा एजेंसी है। वो इंडियन हैकर्स जो हैं, जो लूटने का धंधा करते हैं, उनके ऑफिस में घुस के उनका कंप्यूटर हैक करके उनकी शक्ल उनको दिखाता है और बोलता भी है कि आप इस जगह पे बैठे हो, ये आपका ओरिजिनल नेम है, प्लीज डोंट स्कैम माय पीपल। फिर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद ये भी सॉफ्टवेयर हैं कि उसने उनकी पूरी सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया और वो बंद हो गया है। तो ये सब जो हो रहा है उसमें हम लोगों ने कभी ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। उसकी जगह चाइना ने एफएडरिन पे बात करने से पहले ही बोल दिया कि आई विल कंट्रोल दैट। लेकिन एफएडरिन इज ए प्रीकर्सर, वो एपीआई है जिसमें जाने के बाद अगर उसको कोई ड्रग्स बनाता है तो हाउ कैन चाइना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये आप देखिए कि सिस्टम जो वर्क करना है उसमें आपको भी तो कंट्रोल लेना। इसीलिए 1 साल का टाइम चाइना ने बहुत स्मार्टली लिया है कि 6 महीना तुम आओगे, उसके पहले देखते हैं कि तुम कितने कमिटेड हो और हम कितने कमिटेड हैं। और मैग्नेट्स पे इतना होल्ड 90% इज एनी कंट्री इन वर्ल्ड एबल टू कंट्रोल दैट या फाइट अगेंस्ट दैट? नहीं होगा। अभी जो बात कर रहे हैं कि आप उसको करना करोगे, शुरू करोगे, तो माउंटेन पास जो कैलिफोर्निया में आपका जो रीजन है उसमें आप बोलते हो कि मेरे पास रेयर अर्थ बहुत है, लेकिन नाउ दैट स्टोरी हैज टू स्टार्ट, इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 years। तो ये धीरे से अब चाइना को, अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि भाई हाल फिलहाल तो चलने दो, नहीं तो ये तो बर्बादी का आलम हो जाएगा। तो ही इज नाउ ऑल्सो गेटिंग, क्योंकि उसको प्रेशर है कि आर्म्स की जो डील्स हैं वो भी उसकी खत्म हो रही हैं क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ नहीं मिल रहा है, उनके एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहे हैं, उनके बोइंग कंपनी पे भी बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। एप्पल ने तो स्मार्टली आके इंडिया में अपना रिसर्च डाल दिया, उसको पता था कि भाई चाइना इंडिया के बीच में तो ट्रेड चलेगा ऑफिशियली या अनऑफिशियल।
तो वो स्मार्टली मूव कर गया। लेकिन कंपनीज लाइक टेस्ला चाइना में होने के बावजूद भी जब 145 आपने बात करी तो चाइना ने बोल दिया कि भाई जो भी मटेरियल बेचेगा अमेरिकन कंपनीज को दैट विल नीड अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वहां पे वो ये सब प्रेशर क्रिएट होने लगा था। ट्रंप ऐसे ही सडनली बड़ी मोहब्बत से नहीं आ गया, उसको लगा कि अब रास्ता निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हार जो इसकी थी दैट वाज ओनली बिकॉज अभी आप देखिए जैसे ही ये बात हो जाती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट कम्स फ्रॉम द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएस स्कॉट बेसेंट का, वो बोलता है दिस इज द वेरी गुड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फार्मर्स। $25 बिलियन का जो सोयाबीन चाइना लेता था उसने उसी वक्त $15 बिलियन का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मतलब उसने दबा लिया था ठीक से कि आपके फार्मर्स, तो ये जगत का ताज जो बोलते हैं फार्मर्स आर सो पावरफुल दैट इवन वी शुड रियलाइज। अल्टीमेटली फार्मिंग लॉ भी जब अपने इस पे आ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था। और हमारे जैसा तो है नहीं कि आपने फार्मर्स को 6,000 डाल दिया, फिर आपके आदमी वहां पे डाल दिया, आपने पुलिस को भेज दी, डंडे मार के भगा दिए। वहां पे तो बाकायदा उन्होंने अपने जेसीबी सारी बैंक के लोन ली हुई थी उनको वहां छोड़ के बोल दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, हमारे पास पैसे नहीं है। तो दे डोंट हैव दैट लॉ। बैंक्स ने चिल्लाना शुरू करा कि भाई इसका क्या करेंगे, फार्मर्स का तो काम खत्म हो गया। तो ऑल दिस एक्यूमुलेटेड ट्रंप को आना ही पड़ा और उसको ये रिलैक्सेशन लेना पड़ा। दिस इज द रियल स्टोरी। लेकिन हम लोग उसमें हमारे बायलैटरल प्रॉब्लम्स में कितने एक्टिव हो रहे हैं, या हम लोग कितना खुल के बोल रहे हैं, या कितना हमारा मीडिया भी उसमें बोल पाएगा, ये देखने वाली बात है। जी, आपने बात की नो रेजोल्यूशन ऑन सेक्शन 301 एंड 232 रिलेटेड टैरिफ एंड टिट फॉर टैट पोर्ट फीस। आपको याद होगा जब पोर्ट फीस बढ़ाई थी यूएस ने पनामा कनाल का चाइना शिप्स के लिए, तो चाइना ने भी कहा भी हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, हम भी साउथ चाइना सी में आपको आने नहीं देंगे। इंडिया का 50% टैरिफ है, चाइना का 47% टैरिफ है। और चाइना और एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यूके जापान का 15% टैरिफ है। एशियन कंट्रीज में मलेशिया कंबोडिया का 19% टैरिफ है, वियतनाम का 20% टैरिफ है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत का एक पोजीशन थी कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को क्वाड 4 में भी शामिल किया। अब बात यह भी आ जाती है कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो ट्रेड फ्रिक्शंस भी क्रिएट कर रहा है बीजिंग के लिए, और अमेरिका और चाइना अपने आप को G2, अब कल ट्रंप ने कह दिया ये G2 है, जैसे G7 G20 होता है तो ये G2 मीटिंग हुई है। तो एक तरीके से उसका स्टेटस जो मीटिंग का है वो ट्रंप ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। तो क्या भारत की रिक्वायरमेंट क्वाड में खत्म हो गई है? क्योंकि क्वाड की अपनी जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया का एक सिस्टम बना था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत चाइना को प्रोडक्शन काउंटर करने के लिए वो इंडिया में अपना हब लगाना चाहता था। एप्पल आए और भी लोग आए, और उसके बाद भारत पे ट्रंप ने आते ही 50% टैरिफ लगा दिया। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का ग्लोबल कंपनीज का क्या असर होगा? और जो अदर इश्यूज हैं आईटी और डिजिटल ट्रेड के या H1B वीजास के, भारत का अमेरिका के साथ आफ्टर दिस मीटिंग क्या कोई सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड आप देखते हैं? क्योंकि इंडिया इज टारगेटिंग की 15% ट्रेड टैरिफ हमको मिले, जैसे यूएस को मिला है, या जैसे जापान को मिल रहा है, या साउथ कोरिया को $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। क्या भारत कुछ नेगोशिएट कर पाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से? और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पर ये जो साउथ चाइना सी का एक अधिकार, इसमें आप दो चीज देखिए। मैंने आपको एक वीडियो भेजा है कि ट्रंप के साथ पीछे रात को पार्टी में आपका एनवीडिया का जो जेनसन हुआंग है, ही इज बेसिकली अ ताइवानीज, उसके पास यूएस की सिटीजनशिप है वो, और सैमसंग का और टीसीएमसी के सीईओ रात को पार्टी कर रहे हैं। व्हाट वाज दैट मैसेज? अल्टीमेटली आपको टीएसएमसी पे तो आप डिपेंडेंट हो। आज ताइवान का जो टीएसएमसी का जो मोनोपोली है वो तो किसी के पास नहीं है। फिर आप देखिए कि ताइवान का टी नहीं बोला है ट्रंप ने, दैट मीन्स वो पे सरेंडर हो चुका है वो। क्या वो चाइना ताइवान के बीच में वो नहीं पड़ेगा? और उसके पहले चाइना ने बहुत स्मार्टली एक्शन कर लिया था, ताइवान के बाहर उसने शिपें भेजी, उसके ऊपर हवाई जहाज भेजा, अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ही डिड द सेम थिंग विद जापान, जापान में भी अमेरिका का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतने तक कि ऑस्ट्रेलिया तक उसने 3 वॉरशिप भेजी थी, वहां पे चक्कर मार रही थी, नोबडी थे। तो उन्होंने ये तीनों को बता दिया कि आप जो ये क्वाड वेड की G7 की बात करते हो उसमें अमेरिका कहीं नहीं आने वाला है, वो बातें करता है। आफ्टर प्रूविंग दिस ओनली नाउ दिस सिचुएशन स्टैंड्स। अभी वो रेयर अर्थ का जो मटेरियल है, एनवीडिया की मोनोपोली आप कर रहे थे, थोड़ी बहुत जरूरत चाइना को भी थी, क्योंकि उसको भी तो चाहिए थे मशीन्स, वो अल्ट्रा जो ये प्रिंटिंग के आते हैं मशीन। तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों तरफ का था, लेकिन वो इस पोजीशन में लाना चाहिए था कि वो G2 वाली जो बात कर रहा है वो उसने ट्रंप से बुलवा लिया
कि भाई अब ये G2 ही होगा और कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए हम लोग क्या निगोशिएट कर रहे हैं, हम टैरिफ की तो बात नहीं कर रहे हैं। कब मांगा गया था रिलैक्सेशन ऑन चाबार, आपको 6 महीने के लिए चाबार पोर्ट पे फिर रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपने $120 बिलियन ऑलरेडी वहां पे डाल दिए हैं। अभी वो चाहता है कि आप BRI को चाइना का काउंटर करने के लिए ये चाबार से पोर्ट जो ये निकलेगा, दिस विल गो राइट अप टू कजाकिस्तान। तो ये जो हमारा जो रास्ता था उसको बाईपास करने के लिए पाकिस्तान को हम लोगों ने चाबार से जो मिडिल ईस्ट तक का जो रास्ता किया था, विच विल लेटर गो टू यूरोप। तो ये आप देख लीजिए कि उसने स्मार्टली आपको बगैर मांगे चाबार पे 6 महीना एक्सटेंशन दे दिया। अभी 6 महीने वहां पे क्या करोगे? तो ईरान का पोर्ट का तो हम लोगों का May 24 से ऑलरेडी $10 बिलियन 10 साल पहले हम लोगों का एग्रीमेंट हो गया था विद द इंटरनेशनल ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड जो कंपनी थी, और वी वर वर्किंग ऑन दैट। अब ये जो रास्ता था मिडिल ईस्ट तक पहुंचता था, तो जब तक BRI बन रहा था, BRI पे उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमारे उसको चाबार पोर्ट पे सैंक्शन लगा के हमारा डेवलपमेंट उसने रोक लिया था। अब सडनली उसको मोहब्बत हो गई कि चाबार पोर्ट को 6 महीने के लिए खोल दो। 6 महीने में कौन सा काम हो जाने वाला है? और ये मतलब ये कि BRI को अभी भी कहीं पे डिस्टर्ब करने की अमेरिकन की नीयत है, इसलिए बहुत स्मार्टली 6 महीने का टाइम इसने मांगा है जीपिंग ने। ही विल सी कि वो क्या पीछे से बैकडोर गेम्स कर रहा है। तो आई थिंक दिस विल नॉट रन लॉन्ग, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये कब तक। उसने अपना एक ही काम कर लिया कि अपना फार्मर्स को खुश करके सोयाबीन बिकवा दिया चाइना को। अब ये होगा कि ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ भी उसका रिलेशन खराब होगा कि वो साला जो रूट था वो पूरा वहीं से करने वाला था। तो आई थिंक ही स्टिल ट्राइंग वेरी स्मार्टली टू मैन्यूवर जहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो। अब ये इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड में चाबार का जो आप कर रहे थे, वो आपका पूरा रास्ता जब तक ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है कि यू आर गोइंग टू चैलेंज BRI। तो अब इंडिया उसमें क्या डिसीजन लेगा? तो हम लोग इतने स्लो हैं और हम ये समझ रहे हैं कि चुप बैठने से ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट डजंट हैपन इनटू अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। तो लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन इतना इजी जो मीटिंग करी है उसने, चाइना और अमेरिका ने अपना अपना काम साध लिया है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है जब तक कि आप वो नोटिस का जवाब देके आप ये नहीं बताओगे कि आपने सेक्शन 301 में आपके ऊपर लगा हुआ ट्रेड एक्ट में जो एक्शन है उस पर आप क्या ले रहे हो। जी अच्छा, ये साउथ चाइना सी की जो बात है, स्टेट ऑफ मलाका पे भारत की असिस्टेंस ले रहे थे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एक चोकिंग पॉइंट है जिसको अमेरिका सोच रहा था कि भारत उसकी मदद करेगा और चाइना का जो नेवल एक्सपेंशन है उसको वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप भी चाइना कर रहा है और अमेरिका उसको भी वॉच कर रहा है। तो चाइना की जो असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, फॉर इंस्टेंस एक हेरिटेज फाउंडेशन एनालिसिस ये एम्फसाइज करता है कि यूएस शुड सपोर्ट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल इन द इंडियन ओशन टू प्रिवेंट चाइनीज कोरिजन, highlighting how bilateral cooperation in defense technology and intelligence sharing amplifies US leverage। तो क्या भारत इसमें कुछ कर पाएगा? एक बात। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा सवाल है, GTRI का एक डेटा शो करता है कि जो ये पीरियड रहा फ्रिक्शन का, उसमें चाइना ने अमेरिका को, जबकि उनका शेयर 12% है टोटल एक्सपोर्ट का, उनका एक्सपोर्ट तो 28.8 बिलियन से 34.3 बिलियन हो गया मई 2025 और सितंबर 2025 के बीच में। भारत का एक्सपोर्ट जो कि 20% रिलाई करता है यूएस पर, वो 37% से घटा 8.8 बिलियन से सीधे ही $5.5 बिलियन पे आ गया। तो दैट शोज द वनरेबिलिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन हायर टैरिफ्स टू यूएस। सो दोनों चीजें, स्ट्रेट ऑफ मलाका पे जो चोकिंग पॉइंट है और ये जो एक्सपोर्ट का एक वनरेबिलिटी है भारत की। देखिए, स्टेट ऑफ मलाका से लेके पूरे इंडियन ओशन तक आपको ये चाहता है कि इंडिया उसमें डोमिनेंस करे, ताकि, लेकिन वो डोमिनेंस करने से आपकी दुश्मनी होगी चाइना से। और हम ये भूल जाते हैं कि इसमें दो डेवलपमेंट जो हो गए कि एक तो आपका ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर जो रशिया और यूरोप के बीच में खुल गया है, जो कम से कम आपके $90,000 का सेविंग करेगा फ्यूल में, और आपका रूट शॉर्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 20 डेज। तो वो रूट ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो आपका डिपेंडेंस साउथ सी में तो वैसे ही कम हो गया। ऊपर से आपने रशिया को जो आप सोच रहे थे कि उसका मोमेंटम मलाका में रोक पाएंगे, उसका तो रिश्ता उन्होंने तो ऑलरेडी पाइपलाइन डाल दिए 4000 किलोमीटर की फॉर गैस एंड फ्यूल। तो आप उसको क्या शॉर्टेज रही? फिर आप कोल पे दबाने की कोशिश करते थे, तो वहां पे उसने भूटान से लेके चाइना तक जो उसने रेलवे लाइन डाल दी है, तो नाउ ही इज एक्सप्लोरिंग कोल फ्रॉम भूटान इंस्टेड ऑफ अदर लोकेशन। तो उसने तो अपने आप को नटशेल में डाल लिया है। उसको समुद्र में अगर आना ही नहीं है तो वो क्यों, किस चीज पे आप उसको दबाओगे? और अभी तक जो डोमिनेशन था वो नेवल सी के वजह से ही अमेरिका सब जगह कर रहा था। वो जिबूटी में नेवल बेस बना के बैठा था,
वो मलेशिया में बैठा हुआ है, वो इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, तो ये समझ रहा था कि कंट्रोल करेगा। चाइना ने हाथ ऊपर कर लिया कि मेरे को सी रूट की जरूरत ही नहीं है। और अभी आप देखिए कि जब तक ये क्रूड का भी लफड़ा चल रहा है, 300 घोस्ट शिप्स घूम रही हैं और ईरान का तेल बेच रही है, रशिया का भी बेच रही हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एनी एक्शन विल नाउ रिजल्ट इनटू अ वॉर। जो आपको अमेरिका को हाल फिलहाल तो नहीं परवड़ेगा, जो वो 2-3 साल से लड़ रहा है यूक्रेन में और गाजा में, लेकिन इसके इरादे क्या हैं, ये क्या करेगा। अभी 2 साल पहले का एक वीडियो भी रिलीज हुआ था कि भाई गाजा खाली करवाने के लिए कुशनर ने और इन लोगों ने तो पहले से प्रोग्राम किया हुआ था। तो इसके ऊपर रिलायबिलिटी ट्रंप पे कितनी होगी, क्योंकि ये समझता है आपके पास एफबीआई नहीं है, इवन चाइनीज इंटेलिजेंस, रशियन इंटेलिजेंस, दीज पीपल आर स्प्रेड एवरीवेयर और उनको भी मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन इंडिया को अभी भी आइसोलेट करना चाहता है, तो अभी आपका वक्त है कि यू विल हैव टू नाउ डिसाइड एंड से आई एम नो विथ यू। आपको जो करना है आप कर लो। आपका कौन सा 31% में आपका अमेरिका का एक्सपोर्ट रुक जाता है, उसमें भी 70%, 17% ही आप अमेरिका से। आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए बंद करने की कि बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने हमको सैंक्शन की धमकियां आगे भी नहीं दी है, हमने एटॉमिक रिएक्शन किया तभी भी वो धमकियां आई थी, लेकिन दैट डजंट हेल्प। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत हमारी यह है कि हम लोगों ने इतने सारे अनाउंसमेंट्स कर दिए, तो दुनिया इस चल पड़ी इस मिसनोमर में कि भाई अभी तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। 2014 में आपने मेक इन इंडिया डिक्लेयर किया, उसका क्या हुआ, नथिंग हैपेंड। आपने फार्मा को पीएलआई देके आपने बोला कि अब एपीआई हम लोग बनाएंगे, आप 20% से ज्यादा नहीं ऊपर आ पाए, जबकि आपको ऑलरेडी 100% तक आना चाहिए था। वहां पे भी आपका फेलियर है। मतलब आपके करप्ट ऑफिसर्स, आपकी रेड टेपिज्म। आज अगर इंडस्ट्री डालनी है तो मेरे को कम से कम 1 साल से लेके 1.5-3 साल तक लगता है, और आई हैव टू फिल इन 23 एजेंसीज आई हैव टू टेक केयर ऑफ। दिस इज नॉट ईज टू डूइंग बिजनेस। मेक इन इंडिया कैसे होगा। फिर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपके उसमें पैसा तो लग गया लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं रहा। आपने एक बोल दिया था कि पहले शौचालय बनेगा फिर देवालय बनेगा, आपने शौचालय की बात करी नहीं, आपने देवालय पहले बना दिया। मतलब व्हाट यू से, और फिर बाद में बोल दो कि ये तो इलेक्शन जीतने का जुमला था। सो पीपल हैव नाउ रियलाइज्ड आपको ग्राउंड पे अगर विश्व गुरु बनना है और आपको चाइना और रशिया से कॉम्पीट करना है। आप देखिए 1987 से चाइना ने पहले ही बोल दिया था कि भाई रेयर अर्थ मटेरियल क्रूड के जितना इंपॉर्टेंट होगा आज से 20 साल के बाद, और वो हो रहा है। तो उसने बहुत स्मार्टली उस पर कंट्रोल कर लिया। इट इज डिप्लोरेबल कि हिंदुस्तान आज एशिया में सबसे ज्यादा थोरियम आपके पास है। थोरियम में आपके पास टेक्निक थी कि आप थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके सेफर पावर जनरेट कर सको, आपने उस पर कुछ नहीं करा। और आप रेस अमेरिका से, हमको स्पेस में जाना है, हमको मंगल पे जाना है, हमको चंद्र पे जाना है। आप जमीन पे पहले रोड ही ठीक कर लो, हाईवे पे खर्चे बच जाएंगे, इकोनॉमिक होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जी, आपने जो बात बताई उसमें दो बातें निकल के आती हैं। एक तो यूएस की वनरेबिलिटी सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में, उनको रेयर अर्थ चाहिए। चिप मेकिंग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, चाइना डोमिनेट करता है ये मार्केट्स। एपीआई चाइना डोमिनेट करता है ये मार्केट। F-35 आपको प्लेन्स बनने बंद हो जाएंगे। फोर्ड गाड़ियों की ऑलरेडी प्रोडक्शन कम हो गई है। और रेयर अर्थ इज अ ग्रुप ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स। तो 17 एलिमेंट्स को कंपाइल करना, 90%, 85 to 90% प्रोसेसिंग चाइना कर रहा है, तो डेफिनेटली यू आर डिपेंडेंट। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि ट्रम्प ज्यादा झुके हैं चाइना से एग्रीमेंट करने में, और क्योंकि अमेरिका की अप्रोच कुछ भी हो, चाइना हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। पहले वो अपने इंडस्ट्री के लोगों को मिलवाता है आपस में, उसके बाद वो पॉलिसी मेकिंग में, तो लास्ट माइल में आपके जो शी जिनपिंग है वो उसमें उतरते हैं। इस बार जो मीटिंग हुई है, 4 लोग इस तरफ बैठे थे, 4 लोग इस तरफ बैठे थे, तो मुझे लगता नहीं कोई बॉटम लेवल टॉक इनकी हुई होगी। हालांकि मार्को रूबियो और हावर्ड लुटनिक भी उस मीटिंग का पार्ट थे, और शायद नीचे उन्होंने बात कर करके ऊपर आए हों। इंडिया के लिए तो एक बड़ा विचित्र विषय है, क्योंकि रशिया से तेल लेने पर भारत को 50% टैरिफ लग गया, 25% एडिशनल। चाइना सबसे ज्यादा रशियन ऑयल खरीदता है, उस पर तो उफ नहीं की अमेरिका ने, तो अमेरिका की दोगली नीति तो सामने आ गई। एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च का। वो ये कहता है कि ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज माइट इनएडवर्टली पुश इंडिया टुवर्ड्स क्लोजर इकोनॉमिक अलाइनमेंट विद चाइना। यानी कि जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं इंडिया की तरफ, अगर टैरिफ नहीं रिड्यूस करते हैं और बिजनेस नहीं इंप्रूव करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं इंप्रूव करते हैं, तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है चाइना और रशिया के पास जाने के अलावा। तो एक तरीके से ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यही समझ में आता है, न्यू इंडिया चाइना अलायंस ही आज की हकीकत है। ब्रिक्स में ऑलरेडी
जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोगों ने प्रोग्राम किए, चाइना के पास ऑल्टरनेट मार्केट्स खड़ी हो गई हैं, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, बहुत सारी मार्केट्स खड़ी हो गई, अमेरिका की उनको जरूरत नहीं है। तो इसलिए अमेरिका को ज्यादा जरूरत है चाइना की, शायद इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बनी 10% टैरिफ कम करने की। भारत के साथ भी उनको एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। भारत के साथ बिजनेस ना करके वो एक अपना स्ट्रॉन्ग एलाई जो है वो खो रहे हैं। हमारी कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है जो डोनाल्ड ट्रंप से कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रही है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।